Welcome everyone to Garg Institute, and today we will discuss F-test and ANOVA, and let's see, that is analysis of variance. And first of all, we will discuss what is F distribution. ठीक है? If X and Y are two independent chi-square variates, then with V1 and V2 degree of freedom, then ratio of these, that is x by v1 divided by y by v2, follows F distribution with v1 and v2 degree of freedom. Okay, the uses of F test is basically in the testing of variances and in testing of correlation coefficients, but here we will discuss only testing of variances. Okay, तो मेजर इशू क्या है कि अपने पास यहाँ पे दो सैंपल्स दिए हुए हैं, वो भी कैसे सैंपल हैं, दोनों के दोनों स्मॉल सैंपल हैं। यदि लार्ज सैंपल होता तो हम जेड सेट टेस्ट लगा के आ ही रहे हैं, आपने पिछली वीडियोस में चेक किया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास है स्मॉल सैंपल और हमें क्या करना है, हमें इसके वेरिएंस चेक करने हैं। ठीक है, यदि अपने पास दो पॉपुलेशंस हैं और नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी इसमें, नल हाइपोथेसिस विल बी सिग्मा 1 इक्वल टू sigma 2, that is sigma 1 is the standard deviation of first sample and sigma 2 is the standard deviation of second sample. You can also say S1 or S2, but here we will discuss only we are using sigma 1 and sigma 2, that's why need not worry about this thing. Okay, so sigma 1 and sigma 2, so first is what, sigma 1 is equal to sigma 2, हमारा यही काम है यहाँ पे। और अब इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि हाउ टू यूज इट। फाइन, तो यदि इसको आपको यूज करना है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एफ टेस्ट लगाना होगा। तो एफ टेस्ट क्या बोलता है, एफ टेस्ट बोलता है यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर बाय एस वाई स्क्वायर, ठीक है, फॉलोस एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ n1 minus 1 degree, n1 minus 1 and n2 minus 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें x और y के बजाय बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे क्या यूज कर लें, S1 और S2 यूज करेंगे तो ज़्यादा जनरल हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर। फाइन, अब इशू क्या है इसमें, एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो क्या है, ध्यान देने की चीज़ इसमें ये है कि इसके अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि S1 क्या होगा और S2 क्या होगा। ओके, तो यहाँ क्या, इसके हिसाब से एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि f इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, क्या फिर से बोल रहा हूं मैं, f जो होगा हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि s दो वेरिएबल्स के बीच में चेक कर रहे हैं ना, तो हमें ऊपर कौन सा रखना है, ऊपर हमने वो रखना है जिसकी जो बड़ा होगा, और नीचे किसको रखना है, नीचे हमने उसको रखना है जो छोटा होगा। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो इसके अलावा फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। और एक क्वेश्चन चेक करते हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सैंपल ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, फाइन, इन ए सैंपल ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, तो n1 कितना हो गया बेटा, n1 हो गया आपका 8। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द सैंपल वैल्यूज फ्रॉम द मीन्स आर 84.4। तो ये क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन दैट इज xi माइनस x बार का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 84.4। और उसके बाद कहता है द अदर सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो अदर सैंपल 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना हो गया बेटा, मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 एंड इट वाज, तो लेट इट बी yi माइनस y बार होल स्क्वायर इज 102.6। फाइन, तो उसके बाद कहता है टेस्ट वेदर द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमें क्या करना है, हमें तो चेक करना है बच्चे, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी अपनी, नल हाइपोथेसिस होगी अपनी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ओके, अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव हुई आपकी सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। तो इसके लिए कैलकुलेशन टेस्ट कौन सा लगाना पड़ेगा आपको, f इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर। फाइन, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं इसका S1 स्क्वायर एंड
S2 स्क्वायर। तो ये पिछले वीडियो से भी आपको पता ही है, S1 स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1/n-1, n1 कर लीजिए यहाँ पे क्योंकि पहले फर्स्ट सैंपल की बात कर रहे हैं, तो xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा ये 84.4 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो 84 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है आपका 12.057। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद निकालना पड़ेगा अपने को S2 स्क्वायर। तो जब S2 स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/n2 - 1 सिग्मा yi माइनस वाई बार का whole square, which is equal to 102.6 divided by 9. Fine, and its values comes out to be 11.4. Okay, now we will apply f test. तो बच्चे S1 बड़ा है F2 बड़ा है, अपना S1 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, f कितना होगा आपका 12.057 डिवाइडेड बाय 11.4। ठीक है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये आती है बच्चे 1.057। अब इसके बाद का इशू क्या है, इसके बाद का इशू ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी, सैंपल साइज कितने थे आपके, आपके सैंपल साइज थे यहाँ पे 10 का और 8 और 10। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n1 - 1 दैट इज 7 और n2 - 1 दैट इज 9। तो हमें क्या चेक करना है, 7 9 5%। ये जो टेबल होती है टेस्ट की, ये क्या दी हुई होती है आपको, ये बच्चे सैंपल ये आपको ना दी होती है हर क्वेश्चन पेपर हर जगह, ये लेवल परसेंटेज वाइज होती है। तो जो टेबल मैंने यहाँ पे यूज की है 5% की है, और 1% की आपको टेबल अलग मिलेगी और 10% की टेबल आपको अलग मिलेगी। तो हम जनरली हम 5% पे काम करते हैं, इसलिए मैंने 5% यूज की है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, दो फिगर्स के अंदर आप ध्यान देंगे तो एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है बेटा जो इस साइड में दिखाई दे रहा है ये आपका है, ये वाली जो फिगर आती है ये आती है V1 की, और जो कॉलम ऐसे चलते हैं तो ये आता है आपका V2, और जब इधर चलते हैं तो ये क्या आता है आपका, ये आता है आपका V1। फाइन, तो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 7 9। तो हम 7 के लिए तो चलेंगे V1 की तरफ, 7 किधर आ गया अपना, ये आ गया। ओके, अब उसके बाद इसके 9 किधर है, इधर इसका ये है 9। तो यहाँ पे आते हैं तो कितनी मिलती है फिगर, 3.293। फाइन, तो जो हमारी एफ कैलकुलेटेड आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.293। ठीक है, 3.293 आपकी वैल्यू कैसी आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई टेबुलेटेड। फाइन, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाके इसको देखते हैं, मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो हमारे पास कितना आया बच्चे यहाँ पे, 3 एफ कैलकुलेटेड कितना है, एफ कैलकुलेटेड है आपका, एफ कैलकुलेटेड है आपका, एफ कैलकुलेटेड है 1.057। एफ टेबुलेटेड कितना है, एफ टेबुलेटेड है आपका, अभी पीछे देख के आए थे हम, 3.27। सो यू कैन से एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड। सो वी व्हाट वी डू, यदि आपकी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से कम होती है तो क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के पीछे क्या मतलब है कि हम कहेंगे कि जो दोनों सैंपल्स आपके हैं, दोनों के जो सैंपल के जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो दोनों सेम है। ओके, तो अब इशू क्या आ गया कि हमने यहाँ पे एफ टेस्ट तो कर लिया, हमने जस्ट यहाँ पे एफ टेस्ट इसलिए बताया कि आपको एफ टेस्ट यूज करना पड़ता है अनोवा के अंदर, और अनोवा के अंदर अनोवा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आपके सिलेबस में अनोवा है तो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। फाइन, तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट इज अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, अनोवा है क्या और इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, व्हेन वी अप्लाई टी टेस्ट, व्हेन वी अप्लाई टी टेस्ट, जब टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं आप बताओ, टी टेस्ट की आपने वीडियो चेक की होगी हमारी, तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं टी टेस्ट आप तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब हम क्या चेक करना चाहते हैं, वी वांट टू चेक दी मीन। क्या मतलब, हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपके दो सैंपल्स का जो मीन है वो दोनों सैंपल्स का मीन सेम आ रहा है। जब दोनों सैंपल का मीन चेक करना चाहते हैं और सैंपल साइज कैसा है, सैंपल साइज आपका स्मॉल है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, बट यदि हमके पास इफ वी हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है,
यदि हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हो और उनके बीच का चेक करना, मतलब आपके पास सैंपल 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें क्या करेंगे, हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो टी टेस्ट हम पेयर वाइज तो अप्लाई कर सकते हैं, अभी पहला दूसरे का बीच में किया, दूसरा तीसरे के बीच में किया, फिर फर्स्ट थर्ड का किया, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कर भी पाएंगे तो इंडिविजुअल्स का तो हम कर सकते हैं। पर यदि हमारे पास 3 या 4 सैंपल हैं और उनके बीच में हमें चेक करना है कि इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, देन वी कांट अप्लाई टी टेस्ट। फाइन। तो इस प्रॉब्लम के अंदर कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आप एक्चुअली यहाँ पे हम जो अनोवा के अंदर जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो होते हैं एनालिसिस ऑफ डिजाइन के, बेसिकली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फॉलो करते हैं हम लोग, और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए आप एक जस्ट आइडिया लगाइए, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पास एक ब्लॉक खेत है, मान के चलिए अपने पास कोई फिगर है, और अपने पास क्या करना है, हमारे पास 5 फर्टिलाइजर्स हैं। कितने फर्टिलाइजर्स हैं, अपने पास 5 फर्टिलाइजर्स हैं, और मान लीजिए अपने पास फर्टिलाइजर ए बी सी डी ई। अब सभी पांचों कंपनीज के फर्टिलाइजर क्या बोलेंगे, वो तो कहेंगे जी मेरा फर्टिलाइजर आपके फर्टिलाइजर से बेटर है। ठीक है, तो अब क्या हम क्या चेक करना चाहते हैं कि यार ये पांचों में कुछ डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, अब इसके अंदर दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो हम टी टेस्ट तो इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पर हमें अनोवा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनोवा कब अप्लाई करते हैं, व्हेन वी वांट टू चेक more than 2 samples and we want to check the difference between their means, then we say that we are using analysis of variance. Actually this was given by Mr. Fish, Dr. Fisher, and Dr. Fisher says analysis of variance is nothing but analysis of variance is the separation of variance ascribable to one group of causes, ठीक है, from the variance ascribable to अदर ग्रुप। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ क्या क्या करते हैं, हम एक ग्रुप को चेक करते हैं, हम दोनों 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप जितने भी हैं, हम उनके सभी ग्रुप्स के वेरिएंस के रीजंस को चेक करते हैं, और उनके वेरिएंस को रीजंस को चेक करने के बाद हम लोग चेक कर सेटिस्फाई करते हैं कि उनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यदि नल हाइपोथेसिस की बात करें, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, T1 T2 T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, एक बार अब करके दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इससे, इक्वल टू का कॉमा कॉमा साथ में लग गया गलती से। तो यहाँ पे क्या बनता है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू, अब ये टी क्या है बेटा, टी को यहाँ पे हम अपनी भाषा में बोलेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ट्रीटमेंट क्या था, पिछले एग्जाम्पल में ट्रीटमेंट आपका था फर्टिलाइजर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अनोवा के ना बेसिकली 3 अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, अजम्पशंस क्या बोलती हैं कि किन किन केसेस में आप अनोवा लगा पाएंगे और किन केसेस में आप अनोवा नहीं लगा पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम यहाँ पे एफ टेस्ट यूज करते हैं। अब क्योंकि हम ये एफ टेस्ट यूज करते हैं, तो एफ टेस्ट कैसा टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है आपका, उसके अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि जो डाटा था आपका वो कहाँ से फॉलो हो रहा था, वो डाटा आपका निकल के आ रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो एफ टेस्ट की कंडीशंस थी वही आपकी यहाँ पे भी फॉलो होंगी। तो पहली कंडीशन क्या कहेगी, द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। फाइन, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब उनका आपस में कोई भी रूल नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इससे डिस्कस किया, क्या हम मान के चलते हैं कि द डाटा इज टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच data is taken is normal. Okay, and the third is various treatment effects are additive in nature. ठीक है, जितने भी आपके इफेक्ट्स होंगे, वेरियस
treatment effects are additive in nature. फाइन। तो यहाँ पे अपने पास ये चीज रहेगी, तीन आपकी कंडीशंस हैं। तो इन तीन एजम्पशंस के बिना, मतलब ये तीन एजम्पशंस मान के चलते हैं हम लोग जब क्वेश्चन पे हम अनोवा अप्लाई करना चाहते हैं। फाइन। तो जब तीन एजम्पशंस की हम बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों, तो देखो यदि आप सच्चाई पूछो तो पहला इंडिपेंडेंट तो हम हर जगह लेते हैं, चाहे आपका टी था, चाहे आपका एफ था, चाहे आपका काई स्क्वायर था, ठीक है। बट अब जब आप बात करेंगे यहाँ पे एफ टेस्ट की, तो एफ टेस्ट में हम दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं कि द पॉपुलेशन फ्रॉम विच डाटा इज टेकन इज नॉर्मल। तो ये तीन कंडीशन तो जनरली आपकी हो ही जाते हैं। तो अब इसके अंदर ना अपने पास दो टाइप के अनोवा एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट इज वन वे अनोवा एंड सेकंड इज टू वे अनोवा, ठीक है। तो इसको ना समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपन क्या एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास ना कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अपने पास ब्लॉक्स कैसे हैं, अपने पास कुछ ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक्स के अंदर मैं कोई डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करने के साइड में मान के चलो मेरे पास करीब यहाँ पे 24 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी ब्लॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, मेरे पास 5 तरह के, मैंने आपसे क्या बात हुई थी अपनी, हमने कहा था यार 5 तरह के इसके अंदर अपने पास फर्टिलाइजर्स हैं। फाइन। तो जब अपने पास 5 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं तो अपने पास क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंट आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो जब आप इसमें डिफरेंट अप्लाई करने लगेंगे, मान लीजिए मैंने इस पे ए अप्लाई कर दिया, इस पे बी अप्लाई किया, इस पे सी अप्लाई किया, इस पे डी अप्लाई कर दिया, इस पे ई अप्लाई करा, नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। यहाँ बी किया, यहाँ सी किया, यहाँ डी किया, यहाँ पे फिर से ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे आपका ए, ई, सी, बी, डी, ठीक है। और सभी में कुछ ना कुछ करके हमने कोई ना कोई यहाँ पे आपका कुछ आपने हर एक में डिफरेंट खादें एक किस्म से आपने डाल दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बी सी डी ए के हिसाब से आपने डिफरेंट 5 कितने खेत हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास 20 खेत थे। 20 खेतों में आपने क्या किया, किसी खेत के अंदर आपने ए डाला, किसी में बी डाला, किसी में सी डाला, किसी में आपने डी डाल दिया। तो आपने ए कितनों पे अप्लाई किया बेटा, आपने ए अप्लाई कर दिया, आपने एक तो इस पे अप्लाई किया, 1 2, ठीक है। उसके बाद आपने ए यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। तो आपने ए को आपने 5 टाइम अप्लाई किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब चेंज कर देते हैं बेटा, यहाँ पे रह गया कुछ, हम जब सी अप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह आपने क्या करेंगे, आप जब बी को चेक करेंगे तो आपने बी के अंदर चेक करते हुए क्या किया, बी कितनी बार आ रहा है बताओ, बी आ रहा है आपका 1 बार, 2, ठीक है, 3 4 5। तो बी भी आपका 5 टाइम आया। सी कितना आ गया बेटा आपका 1 2 3 4 5 6, सी आपका कितने टाइम आया, 6 टाइम्स किया। डी कितना किया आपने, डी किया आपने 1 2 3 4। और ई कितने टाइम्स किया आपने, ई किया आपने 1 2 3 4। चेक कर लो एक बार, कुछ रह तो नहीं गया। सी हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डी हुआ आपका 1 2, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है बच्चे। तो और ई भी आपका हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो मोटा मोटी आपके पास कितने ब्लॉक थे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 24 ब्लॉक्स थे। और ट्रीटमेंट्स कितने थे आपके पास, आपके पास ट्रीटमेंट्स थे अपने पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए को 5 टाइम्स 5 ब्लॉक्स में रेप्लिकेट किया, बी को, इसे बोलते हैं हम रेप्लिकेशन डिजाइन के केस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, रेप्लिकेशन। तो डिजाइन के केस में हमने ए को कितनी बार अप्लाई किया, 5 बार किया, बी को 5 बार किया, सी को 6 बार किया, डी को 4 बार किया और ई को 4 बार किया। तो इसके आप कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये एक जैसे अप्लाई करने चाहिए थे, तो बच्चे उसमें अप्लाई हुए कई बार ना कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास 24 ब्लॉक्स थे, इफ आई हैव 24 ब्लॉक्स एंड 5 ट्रीटमेंट्स आई कांट डिवाइड आइदर आई, यदि मुझे एक जैसा करना है तो मुझे 4
खाली छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है कई बार, दूसरी चीज़ ये होती है अपने पास कि कई बार अपने पास मटेरियल ही नहीं होता। एक पर्टिकुलर खाद के तो अपने पास 15 कट्टे पड़े हैं और एक दूसरी खाद के सिर्फ 2 ही कट्टे पड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप्लिकेशन ना करें हम, क्योंकि हम जितनी बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे उतना ही बेटर हम उससे रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, इन 24 के 24 किल बेसिकली एकड़ कह दो, 24 एकड़ लैंड में मैंने 5 तरह के 5 तरह की खाद डाली और पांचों तरह की खाद कुछ डिफरेंट एकर्स में डाली। और मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि इनके बीच की जो फसल आ रही है, जो इनके बीच की जो आउटपुट आ रही है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यदि मैं इसकी आउटपुट को मैं म्यू 1 से रिप्रेजेंट करूं, इसको म्यू 2 से करूं, इसको म्यू 3 से करूं, म्यू 4 से करूं या म्यू 5 से करूं, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, मेरी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी बेटा म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3 इक्वल टू म्यू 4 इक्वल टू म्यू 5। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो कि किसी भी रिसर्च वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्योंकि आप इसमें करते हैं, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होने की वजह से हम यहाँ क्या कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अनोवा के अंदर, क्योंकि देखो कभी भी बेटा आप 2 तरह के खाद को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, रेयर मिलता है। आपको मेडिसिन कंपेयर करनी है तो एक ही चीज की आपको बीपी की टैबलेट भी देखने लोगे तो बीपी की एक कंपनी की टैबलेट नहीं आती है, आपके पास करीब 15 कंपनियों की डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं। फाइन, तो ये 15 कंपनियों की आपके पास यदि क्योंकि डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सभी को चेक करना चाहेंगे ना कि सभी एक जैसी हैं या किसी में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, आप एक काम करते हो, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी है जी, आप क्या करोगे, नहीं यार कुछ गड़बड़ है, सेकंड ओपिनियन ले लो, आपको आम लैंग्वेज में हमेशा सुनने को मिलेगा। सेकंड ओपिनियन के लिए आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसा करते करते आपने 5, मान लीजिए 5 पेशेंट थे और वो 5 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए। तो ये 5 पेशेंट पांचों डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो यदि उन पांचों का ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स का सेम है तो इसका मतलब वो आपको जो बताया डॉक्टर का डायग्नोसिस है वो सही है। पर यदि आपको पांचों पेशेंट्स का जो इवोल्यूशन है वो कहता है कि नहीं यार ये अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीजें बताते हैं, तो हम क्या चेक करना चाहेंगे कि यार इन डॉक्टर्स के बीच में कुछ डिफरेंस है या सभी डॉक्टर्स की ओपिनियन सेम है। तो इस टाइप के जितने भी आपके, इवन आप जितने भी आप एजुकेशन फील्ड में भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको अनोवा का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप एक तरह की सैंपल नहीं लेते हैं, आपको सैंपल ज्यादा टाइप के लेने पड़ते हैं। फाइन, तो अब इसके अंदर हम जर्नल बात करेंगे, तो हम इसकी जो नोटेशंस की बात करेंगे बेटा, जनरली हम लोग मैट्रिक्स नोटेशन इसमें यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा पहला सैंपल क्या है, x11, दूसरा सैंपल क्या है, x12, x13 एंड x1n1। ठीक है, x1n1, क्योंकि n1 क्या है, n1 मेरे पहले से x1 का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 का मतलब होता है बेटा यहाँ पे मेरा x1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रीटमेंट नंबर। जो ये आई है ना, यदि मैं इसको बोलूं xij, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई आपका रिप्रेजेंट करेगा ट्रीटमेंट नंबर। ठीक है, और जे रिप्रेजेंट करेगा उस ट्रीटमेंट में उस ऑब्जर्वेशन का नंबर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास n1 ऑब्जर्वेशन पहले सैंपल की हैं, दूसरे सैंपल की कितनी है मेरे पास, दूसरे सैंपल की इसी तरह मेरे पास n2 ऑब्जर्वेशन हैं। फाइन, ओके, तो इसी तरीके से करते करते मेरे पास कितने सैंपल्स हैं, ला मान के चलिए चलिए मेरे पास n सैंपल हैं, तो xn1, xn2, xn3 और xn एन 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 का मतलब आपके पास कितनी एन एन ऑब्जर्वेशन है आपके पास। ओके, तो ये मैंने गलत लिख दिया, एन 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 बड़ा नहीं लिखना चाहिए था, आई शुड राइट इट स्मॉलर वन, एक्स एन एन एन। ओके, तो x2 n2 करके आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करनी है, देखो इसका हम क्या निकालते हैं, इसका जो मीन आएगा ये पहले सैंपल की, फिर से समझो मैंने आपको क्या दिखाया था, ऊपर ऊपर क्या दिखाया था हमने, ए की कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, ए की ऑब्जर्वेशंस थी 5, तो इसे क्या बोलूंगा मैं, A11, इसको क्या बोलूंगा A12, इसी तरह थर्ड को क्या बोलूंगा, थर्ड कहाँ पे आ रही है, ये वाली ऑब्जर्वेशन, इसे क्या बोलूंगा A13, मतलब फर्स्ट टाइप की थर्ड ऑब्जर्वेशन। A14 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइप की फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और A15 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टाइप की फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से बी की भी कितनी हो जाएंगी, बी की अपने पास
5 हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली ये फर्स्ट सैंपल की ऑब्जर्वेशन एक लाइन में लिख ली, यहाँ पे क्या किया, सेकंड सैंपल की ऑब्जर्वेशन एक लाइन में लिख ली, यहाँ पे क्या किया मैंने, nth सैंपल की ऑब्जर्वेशन एक लाइन में लिख ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मान लीजिए मीन निकालना चाहते हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन, चलो मैं एक रेड पेन से लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो यदि मैं इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन लिखूं तो यहाँ पे जो इसकी नोटेशन आएगी ना बेटा, वो आएगी x1 डॉट। ठीक है, साथ में बार लगाना चाहें तो बार लगा लें, ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बार आपके मीन को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट का मीन। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, इसका मतलब है आपका सेकंड ट्रीटमेंट का मीन। x2 डॉट का क्या मतलब है, x2 डॉट का मतलब है आपका सेकंड ट्रीटमेंट का मीन। फाइन। इसी तरह ये चीज क्या बनेगी आपकी, xn डॉट। xn डॉट का मतलब रहेगा nth ट्रीटमेंट का मीन। इसी तरह यहाँ पे हम x डबल बार क्या रहेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन मतलब सभी ऑब्जर्वेशंस को मिलाने के बाद आपका जो मीन आएगा उसे हम ग्रैंड मीन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अपनी कितने तरह के देखोगे। अब अनोवा के अंदर बात क्या करते हैं, अनोवा के अंदर क्या हो सकता है बच्चे, अनोवा के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो अनोवा के अंदर दो चीजें रहती हैं, वन वे की बात कर रहा हूँ मैं, टू वे की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एलएसटी की बात कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोज में हम सेकंड वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंट टू वे करेंगे, और उसके बाद हम बेसिकली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एलएसडी, दैट इज लैटिन स्क्वायर डिजाइन। और उसके बाद बीआईबीडी। कोशिश रहेगी कि हम सभी के सभी यहाँ पे आपके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के मॉडल्स को डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना फिर से। यहाँ पे मेरे पास ये सभी के मीन आ गए, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, मेरी नल हाइपोथेसिस ये होगी कि भाई के जितने भी मीन है ना, कौन से, x1 डॉट बार इक्वल टू x2 डॉट बार इक्वल टू x3 डॉट बार, ये जितने भी मीन है ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके इक्वल हैं। ये आपकी हो गई नल हाइपोथेसिस। और वेयर इज अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी भाई, अल्टरनेटिव यहाँ पे देखो टू वे वाली बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ना थ्री वे वाली बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं है तो फिर हम ये बात दो दो के पेयर से चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। पर सीधे अनोवा से हम ये चीज़ बड़ा मुश्किल से निकाल नहीं पाएंगे कि आपका कौन सा टेस्ट इनमें बेटर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से बोल रहा हूँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए थोड़े फर्दर स्टेप्स करने पड़ेंगे, हम अनोवा नहीं कर पाएंगे इसमें। तो इसके बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे ना देखो यदि मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में पूरा घुसा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मुश्किल काम क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन वर्क समझाना कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, वो चीज़ थोड़ा सा प्योर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को सूट करती है। पर यदि आप किसी अप्लाइड साइंसेज में, अप्लाइड ह्यूमैनिटीज़ में या किसी दूसरे अप्लाइड कोर्सेज में आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ उसके प्रूफ्स की ज़रूरत बेसिकली होती नहीं है। तो हम इसके अंदर ना सिंपल स्टेप्स की बात करेंगे कि किसी भी अनोवा के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारे स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप्स हमारा रहेगा फाइंड RSS। इसे बोलते हैं हम रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। अब ये कैसा निकलता है भाई, ये कैसे निकलता है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। जैसे मेरी पहली वैल्यू थी, मान लो x1 थी, तो हर एक वैल्यू का मैं क्या करूंगा, हर एक वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूंगा, और जितनी भी वैल्यूज मेरे पास हैं पूरे के पूरी ऑब्जर्वेशन में, सभी को स्क्वायर करके आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा RSS। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने निकालना है G। जी क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं हम ग्रैंड टोटल। फाइन, दोबारा बोलूं, इसे क्या बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं बेटा आप ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल के बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल तो निकल गया, उसके बाद आपने निकालना है यहाँ पे ट्रीटमेंट टोटल, ट्रीटमेंट टोटल। ठीक है, ये क्या बोलते हैं हम, सिग्मा T1। ठीक है, और सिग्मा T2, Ti डॉट लगा लो, T1 J कर लो, J इज मूविंग फ्रॉम 1 to N1, और J इज मूविंग फ्रॉम 1 to N2। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं भाई कि यहाँ पे T1 के अंदर कितने पीस हैं, T1 के अंदर आपके पास N1 है, और T2 के अंदर कितने हैं, T2 के अंदर आपके पास N2 हैं, और इसी तरह आपके पास nth सैंपल में कितने हैं, nth सैंपल में NN है।
ठीक है। तो कई बार हम लोग एम ऐसे इससे बचने के लिए हम लोग एम ले लेते हैं, टी एम जे ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है वो। बट अब मैंने क्योंकि एन से शुरू किया था तो हम एन से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये चीज़ कैसे निकल के आएंगे बेटा, ये चीज़ निकालना बहुत आसान है। जैसे हम ऊपर करके आए ना, तो ये वाला जो आपने टी वन किया, टी वन क्या हो जाएगा, ये जो आपका ये वाली रो है, ये वाली रो, इस इन सब वैल्यूज का टोटल क्या हो जाएगा। ये तो मीन निकाल दिया ना मैंने एक्स वन डॉट। मीन निकालने के लिए क्या किया, मीन निकालने के लिए तो सभी वैल्यूज का टोटल किया होगा मैंने। तो जो इन सभी वैल्यूज का टोटल था जिसमें एक्स वन इन्वॉल्व था, फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो टोटल था, वो चीज क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी टी वन, सिग्मा टी वन। ओके, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आएगा आपका टी टू। ठीक है, टी टू क्या रहेगा आपका, इसे क्या बोलोगे आप, टी वन। टी टू क्या रहेगा आपका, सेकेंड ट्रीटमेंट का टोटल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टी वन टी टू टी थ्री और टी एन आप वगैरह आप इसमें से निकाल लेंगे। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर से देख लो, अपने क्या करना है, अपने सभी वैल्यूज का स्क्वायर करना है। सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज का स्क्वायर करने से जो आपको मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। फाइन, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स आने के बाद आपने क्या करना है, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स आपके पास आ गया, उसके बाद आपने निकालना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा बेटा, ग्रैंड टोटल आपका निकल जाएगा सभी वैल्यूज का, जब आप सम करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल निकल आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपने हर एक ट्रीटमेंट का आपने टोटल करना है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने निकालना है सी एफ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, करेक्शन फैक्टर। सी एफ की फुल फॉर्म क्या है, करेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका जी स्क्वायर बाय एन, जी स्क्वायर बाय एन। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल टी एस एस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, टोटल टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। फाइन, ये चीज क्या होती है बेटा, ये चीज होती है आपकी आर एस एस माइनस सी एफ। अब ये आर एस एस क्या है भाई, आर एस एस था तुम्हारा हर एक वैल्यू के स्क्वायर को, हर एक वैल्यू का स्क्वायर किया और उसे ऐड कर दिया, ये था तुम्हारा आर एस एस। और सी एफ क्या था, सी एफ था तुम्हारा जी स्क्वायर बाय एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद निकालना है आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या बोलना है इसे, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा आपका टी वन का जो आपने निकाला था ना स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो बाई एन वन, प्लस टी टू जो अपने क्या निकाला था सेकेंड टोटल, डिवाइडेड बाई एन टू, और कितने थे अपने पास, टी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, जो भी आपके पास जो टोटल निकाले थे उसको जितनी वैल्यूज का टोटल था, वैल्यू टोटल का स्क्वायर करके आपने एन वन से डिवाइड करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है फिर, माइनस इसमें सी एफ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो बच्चे चार पांच चीजें निकालनी होती हैं किसी भी जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद इसमें बनती है अनोवा टेबल, और यही सबसे बड़ा इशू होता है यहाँ पे, अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में बनेगा कैसे, क्या होने वाला है, देखो अनोवा टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन। फाइन, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है भाई, चेक करो। सोर्स ऑफ वेरिएशन आपके पास ना देखो तीन होते हैं, दो, एक तो होता है ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, एक तो होता है आपका सोर्स ऑफ वेरिएशन ना, दो दो होते हैं, मैंने ऊपर बताया नहीं बताया, चेक कर लूँ। सोर्स ऑफ वेरिएशन आपके पास दो तरह के होते हैं, सॉरी भूल गया ऊपर बताना, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, देखो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं बच्चे, देखो जब हम बात कर रहे थे ना खाद वाले केस की, खाद वाले केस के अंदर ना देखो दो चीजें होती हैं। आप, एक तो खाद की क्वालिटी, जो कि जेन्युइन केस है भाई, खाद की क्वालिटी जिसकी अच्छी है उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये ऐसी चीज होती है जिसे हम निकाल सकते हैं। फाइन, बट क्या होता है कि यदि तुम ध्यान दो ना, आपके पास यदि 5 एकड़ लैंड है ना इकट्ठा एक जगह पे, तो उन सबकी भी फर्टिलिटी अलग अलग होती है।
समझ रहे हो? क्योंकि जो जमीन के अंदर जो चीज है, जमीन को कैसे करोगे यार तुम, जमीन को नहीं कर सकते। किसी में थोड़ी सी नाइट्रोजन फालतू, मतलब किसी में मैग्नीशियम फालतू हो सकता है। हर एक जमीन की उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है। अच्छा, फिर पानी का भी फर्क पड़ता है। पानी किसी, मान लो आपके पास एक खेत के पास से नहर जा रही है बिल्कुल, उससे आप 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ दूर जाके यदि आप देखोगे, तो जो नहर के पास वाली जमीन में और 5 एकड़ दूर वाली जमीन में बहुत फर्क होता है नमी का। ठीक है, हालांकि चाहे आप उसमें सेम पानी भी दे दो, तो जो ये वाला इफेक्ट होता है इसे आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो वेरिएशन वो होते हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, और एक हो सकता है जिसमें जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये पहला जो मेजर होता है वो होता है बिटवीन द क्लासेस। बिटवीन द क्लासेस, बिटवीन द क्लासेस मतलब बिटवीन द ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, किसमें, बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। बेसिकली जो हम जिस चीज को चेक कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे यहाँ पे हम ट्रीटमेंट बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है विद इन क्लासेस। दूसरा जो वेरिएशन होता है, कॉज ऑफ वेरिएशन होता है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका विद इन क्लासेस। ठीक है, विद इन क्लासेस का मतलब क्या होता है, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रॉब्लम है तो है, अभी जब जिसे आप मेजर नहीं कर सकते उसके बारे में क्या करोगे। ठीक है, तो फिर से देख लो, विद इन क्लासेस को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इनहेरेंट वेरिएशंस। ठीक है, दीज आर इनहेरेंट वेरिएशंस। ओके, फाइन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे हम इनहेरेंट वेरिएशन बोलते हैं, जो कि क्लास के अंदर होते हैं, और ये दीज आर नॉट मेजरेबल। ठीक है, तो इसके वजह से हम क्या बोलते हैं कि दो तरह के वेरिएशन होते हैं आपके। एक तो होते हैं आपके विद इन क्लासेस और ट्रीटमेंट वाले, और एक होते हैं आपके, सॉरी लाइन गलत हो गई, एक होते हैं आपके वेरिएशन कैसे होते हैं, एक तो होता है आपका ट्रीट, वैसे जो जनरल होता है, जो आपका ट्रीटमेंट के कारण होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा आपका जो होता है वो होता है कि जो विद इन क्लासेस होता है, और इसे इस तरह के वेरिएशंस को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएशंस को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा सी बात करते नहीं हैं। ओके, तो इस पे ध्यान दें। एक बार मैं एक बार इसी टेबल की शेप बना दूं, और फिर से समझ लीजिए हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्या क्या निकालना है बेटा। हर क्वेश्चन के अंदर आपने निकालना है, एक तो हर एक वैल्यू का स्केयर करना है पहले स्टेप में, और स्केयर करने के बाद क्या करना है, सबसे आपने फिर से बोल रहा हूँ, हर एक वैल्यू का स्केयर करना है, और स्केयर करने के बाद उसका टोटल करना है। फाइन। तो इस चक के तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल सम ऑफ स्केयर्स। फाइन। तो इस चीज में को ध्यान से रखना है आपने। और इसके बाद हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ टेबल बनेगी, इसे क्या बोलते हैं आप, अनोवा टेबल। बेटा वन वे की अलग होती है और टू वे की अलग होती है, तो फिलहाल वन वे की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम वन वे की बात कर रहे हैं, तो हम अनोवा टेबल कर रहे हैं वन वे। फाइन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या कहा मैंने, पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है आपका ड्यू टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आप जनरली यहाँ पे आप ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट भी लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, या बिटवीन बैचेस लिख लें, या बिटवीन ट्रीटमेंट लिख लें। तो आप पहला हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ही यूज़ करते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट। फाइन। और दूसरा आप लिखें यहाँ पे एरर लिख लें, सबसे अच्छा है। जैसे आप विद इन लिखेंगे तो विद इन लिखना चाहो तो आप विद इन लिख लो, विद इन लिखना चाहो, फिर से बोल रहा हूँ, विद इन लिखना चाहो विद इन लिख लो, सिर्फ एरर से काम चलाना चाहो सिर्फ एरर से काम चला लो। और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा टोटल। नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा बेटा वो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये होता है कि जितने आपके पास ट्रीटमेंट है, आपके पास कितने ट्रीटमेंट थे, यहाँ पे अपने पास एन ट्रीटमेंट थे। ठीक है, एन ट्रीटमेंट में से जितने 5 ट्रीटमेंट थे ना, जो एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी बेटा, ये आएगी n-1। ठीक है, इसी तरह टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन सभी जितने आपने अपने क्वेश्चन में ऊपर वाले में जो एग्जाम्पल लिया था उसमें कितने थे, उसमें थे अपने पास, अपने पास कितने थे बेटा, उसमें 24 थे ना, तो 24 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये n-n। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। इसमें से ये देखो, ये फिगर निकालने के लिए जो सेकंड फिगर, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिगर निकलेगी। उसके बाद आता है बेटा आपका सम ऑफ स्केयर्स, क्या बोलते हैं इसे, मीन सम ऑफ स्केयर्स, सम ऑफ
सम ऑफ स्केयर्स कहें आप, सम ऑफ स्केयर्स, फाइन। तो सम ऑफ स्केयर्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे देखो बिटवीन ट्रीटमेंट का आपने ऊपर निकाला है, कुछ किया था हमने, क्या किया था, SST, ध्यान देना क्या दिया था, ये आपका होता है यहाँ पे जो SST निकाला था वो लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, सम ऑफ स्केयर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स। और यहाँ पे क्या है, टोटल सम ऑफ स्केयर्स, और ये आएगा सम ऑफ स्केयर्स ड्यू टू एरर। ये बेटा देखो ये चीज इसमें से, ये चीज होती क्या है, दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, TSS माइनस SST, ठीक है, इज इक्वल टू SSC। ओके, तो यहाँ पे इतना और कुछ नहीं होता है, आप ये फिगर आपने निकाल रखी है, ये निकाल रखी है, आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद आता है फिर मीन सम ऑफ स्केयर, MSS बोलते हैं बेटा इसे। तो MSS होता है आपका ये जो सम ऑफ स्केयर ड्यू टू ट्रीटमेंट है, इसको आप इनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप डिवाइड कर दें। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप डिवाइड कर दें। ओके, उसके बाद आएगा आपका एफ वैल्यू, एफ टेस्ट जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। एफ टेस्ट क्या कहेगा, एफ वैल्यू कहो या एफ टेस्ट कहो या वेरिएंस रेशियो कहो, तो वेरिएंस रेशियो कहो, ज्यादा कहोगे तो एफ टेस्ट कह सकते हो आप। ये क्या करेंगे आप, ये क्या था बेटा, ये था मीन MST डिवाइडेड बाय MSC। ये चीज क्या हुआ, MST डिवाइडेड बाय MSC। ओके, इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपके पास F आ गया, तो आपने क्या करना है, चेक F टेबल एट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी इसकी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी बेटा N-1 कॉमा N-N। फिर से बोल रहा हूँ, N-1 डिवाइड कॉमा N-N। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आती है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका F कितना आया। जब जैसे पहले काम करते रहे हम लोग वैसे ही करेंगे कि यदि आपका टेबुलेटेड कैलकुलेटेड से ज़्यादा है तो क्या होगा, और यदि आपका कैलकुलेटेड से ज़्यादा नहीं है तो वैल्यूज़ क्या होंगी। फाइन, तो इसी चीज़ के ऊपर सारा सब कुछ डिपेंड करेगा। और फिर से बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें आती नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है कि जो आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है ना बेटा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। मतलब आप क्या करेंगे, आप एनोवा के केस में आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप चीज़ों को आप छोटा कर लें। मतलब कैसे कर लें आप उसे एक पर्टिकुलर फिगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। पर्टिकुलर फिगर सब्ट्रैक्ट करने का फायदा क्या होता है, पर्टिकुलर फिगर सब्ट्रैक्ट करने का फायदा ये होता है कि हम उसके अंदर से कैलकुलेशन वर्क जो अपना होता है वो आसान हो जाता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम इस पे क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। और इसके दो ही क्वेश्चन करेंगे हम, और एक तो करेंगे बैलेंस्ड का और एक करेंगे अनबैलेंस्ड का। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके पास जो गिवन होगी फिगर्स, जितने भी आपके ट्रीटमेंट हैं उनको सभी को आपने सेम वैल्यू दे दी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो वो क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यील्ड ऑफ 4 वेराइटीज ऑफ व्हीट ग्रोन इन प्लॉट्स। तो आपके पास तीन प्लॉट्स थे और वेराइटीज कितनी है, 4। तो चारों प्लॉट्स का मतलब नंबर दिया है, जस्ट उसने प्लॉट्स का नंबर देने की हालांकि जरूरत नहीं होती है वन वे अनोवा के अंदर। बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर जरूरत पड़ती है, जब हम टू वे की बात करेंगे तब इसमें ब्लॉक्स का फर्क पड़ेगा। बट यहाँ पे इसकी चीज की हालांकि ऐसा जरूरत होती नहीं है वन वे की, बट जो क्वेश्चन में उसने दे दिया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बेटा नल हाइपोथेसिस क्या होगी, हमारी नल हाइपोथेसिस तो यही होगी जो घिसी पिटी सी, क्या सभी के जो मीन है वो इक्वल है। क्या करना है, क्या करना है बेटा, μ1 इक्वल टू कितना, μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4। मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं भाई कि सभी की सभी वैल्यू सेम है या अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं थोड़ी देर पहले मैं तुमसे कह रहा था कि देखो प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता है कि हम यहाँ पे 200 का स्केयर वगैरह करने लगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें से ना थोड़ी वैल्यूज को कम कर देते हैं। ठीक है, हम इसको ना UI में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इट टू UI। ठीक है, जब UI में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, UI में कन्वर्ट करने का मतलब मीन सेंटर सी वैल्यू ले लो आप। अब सेंटर सी वैल्यू ले लेंगे तो हम मोटा मोटी, चलो हम इसमें से ना 200 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो UI क्या है आपका, xi माइनस 200 बाय, हालांकि 145 एक फिगर है जो डेसिमल क्रिएट करेगी, बट यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो फिर से फिगर बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हालांकि एलसीएम तो इसका 5 ही आ रहा है।
चलो एक डेसिमल में रख लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्योंकि 5.5 डेसिमल का तो स्क्वायर करने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो हम क्या करें, हम हर एक फिगर में से बेटा क्या करते हैं, हम हर एक फिगर के अंदर से 200 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और 200 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो हमें हर एक फिगर का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने हर एक फिगर का स्क्वायर करना है, तो हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सभी फिगर्स को इकट्ठा लेके चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो कॉलम वाइज करते हैं हम लोग। तो ये कितना है बेटा, ये 200 माइनस 200, ये 0 हो गया आपका, ये आपका जस्ट एक फिगर लिख रहा हूँ मैं, लेट इट बी x1। ओके, तो यहाँ पे वैरायटी क्या था, फर्स्ट वैरायटी का टोटल भी तो करना है ना अपने को क्या चाहिए, देखो ये वैरायटी 1 है, ये वैरायटी 1 है, ये वैरायटी 2 है, ये वैरायटी 2 3 है, ये वैरायटी 4 है। तो अपने को T1 T2 T3 T4 भी चाहिए, तो वो तो वैरायटी 1 का भी टोटल करना है, वैरायटी 2 का भी टोटल करना है, वैरायटी 3 का टोटल करना है, और वैरायटी 4 का टोटल करना है। फाइन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम वाइज ही लिख लेते हैं वैल्यूज को। तो एक कॉलम वाइज लिखते हुए क्या करें, कॉलम वाइज लिखने का फायदा क्या होगा, आप कहोगे कि कॉलम वाइज क्यों लिखें, लंबा ना लिख लें। तो कॉलम वाइज लिखने का फायदा ये होगा कि जब हम इसे चेक करने लगेंगे, मान लीजिए ये x1 कर लेते हैं, x1 स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशन अपनी छोटी आएंगी बेटा। अब यहाँ पे चेक करना, देखो 200 माइनस 200/10 0, ठीक है। 190 माइनस 200/10 ये आ गया आपका -1। 240 माइनस 200/10 ये आ गया आपका 4, ठीक है। स्क्वायर्स बाद में करते हैं बच्चे। तो ये आपका, ये किसका है आपका, ये फर्स्ट वैरायटी आपने ए के लिए बना दिया है किस्म से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। x1 स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 0 1 एंड 16, तो एक दो कॉलम पूरे हो गए। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद करना है हमने बनाना है बी। बी क्या रहेगा, x2। x2 बच्चे बताओ, 230 माइनस 200, तो ये आ गया बेटा 3, ठीक है। 270 माइनस 200 ये आ गया आपका 7। 150 ये -5 आ गया। फाइन, तो अब क्या करना है आपको, अगला करें आप x2 स्क्वायर कर लें। x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 49 एंड 25। ओके डन। उसके बाद हम काम करते हैं सी पे। सी के लिए क्या फिगर है अपने पास, 250। 250 का मतलब क्या है बेटा, 5, ये कितना हो गया 10, और ये हो गया आपका -5.5। माइनस की दिक्कत आएगी यहाँ पे, 0.5 की दिक्कत आएगी, पर क्योंकि एक ही में थी, बाकी फिगर्स को ज़्यादा छोटा कर पा रहे थे, इसलिए हमने इसको उससे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपका स्क्वायर कितना आया, 25 100 एंड 5 3 5 6 30 30.25। ओके, तो ये आ गया आपका 30.25। फिर करना है बेटा हमने डी का, इसको मैं रब कर देता हूँ और बाद में ऊपर लिख दूंगा आपको जब चाहिएगा। तो डी क्या हुआ आपका, डी हो गया आपका x4। x4 इज बेटा कितना, 10 7 -2 एंड x4 स्क्वायर कितना आया बेटा, x4 स्क्वायर आया आपका 149 एंड 4। फाइन, तो अब इसके अंदर फायदा क्या होगा अपने को, देखो अब हम कॉलम वाइज तीन तीन फिगर्स का टोटल करेंगे ना, तो गलती होने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाएगी। यदि हम सभी फिगर्स को इकट्ठा टोटल करेंगे तो गलती होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे यदि हम इनका टोटल करते हैं तो इट विल बी आई थिंक 317। ओके, 10 और ये आ गया आपका 5, और ये कितना आ गया आपका 9 एंड 8 18 23 2 6 8, इट इज 83। फाइन, ये कितना है बेटा आपका, ये आ गया आपका 9.5 प्लस का, और ये कितना है आपका, ये आया 155.25, और ये आपका पड़ गया 17 माइनस 2 इज 15, और ये बना आपके पास 153। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखो एक एक करके चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ग्रैंड टोटल। चलिए, ग्रैंड टोटल कितना है बेटा, 3 प्लस 5 प्लस 9.5। फाइन, और क्या आ रहा है आपका प्लस 15, तो ये हो गया आपका 20 एंड 12 32.5। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकालना है RSS। RSS कितना है बताओ, RSS बना आपका 17 प्लस 83 प्लस 155 पॉइंट, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, हो सकता है कि मोबाइल व्यू में थोड़ा कम दिखे, थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, क्योंकि फिगर सही हो चुकी है। चेक करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो
अब यहाँ पे कितना बेटा RSS कितना बनेगा, RSS आपका बना 17 प्लस 83 प्लस 155.23 प्लस 153। तो देखो जब ये हमने कॉलम वाइज काम किया तो हमारे पास क्या प्लस पॉइंट रहा, कॉलम वाइज काम करने में अपने पास यही प्लस पॉइंट रहा कि हम लोग इस काम को इजीली कर पाए, गलती होने की जो उम्मीदें थी वो कंपेरेटिवली कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.25 तो लास्ट में है ही, तो ये आ गया आपके पास 3 5 8 8 एंड 10 18 1 6 6 6 5 11 11 एंड 9 20, तो ये 2 आया बेटा आपके पास, 3 एंड 1 4, तो दिस इज 408.25 फाइन। अभी आपके पास और क्या चाहिए अपने को, अब अपने को चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो एक बात बताओ बेटा T1 का टोटल कितना है, T1 का टोटल है आपके पास 3 फाइन, T2 का टोटल कितना है आपके पास, T2 का टोटल है 5, तो हमने क्या करना था 3 का स्क्वायर बाय कितनी वैल्यूज थी 3 थी ना, प्लस 5 का स्क्वायर, सेकंड सैंपल में कितनी वैल्यूज हैं, सेकंड में भी 3 हैं, उसके बाद 9.5 का स्क्वायर बाय 3 प्लस 15 का स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो डोंट माइंड, मैं इसकी कैलकुलेशन यदि मैं करता हूं तो इसकी कैलकुलेशन आती है बेटा 3। ठीक है, एक काम करते हैं क्योंकि सभी के नीचे 3 आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 9 प्लस 25 प्लस 90.25 प्लस 225 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना बना आपका, ये बन गया आपका, इसको पूरा लिखते हैं 0.25 तो यहाँ पे आ ही गया, तो ये बन गया आपके पास 25 450 ये बनेगा आपका 599। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो 5 5 10 और 9 19 1 3 9 12, तो सॉरी कुछ गड़बड़ है टोटल में, और इसका टोटल एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो ये बना आपके पास 0.25, ये बना आपके पास बच्चे 5 5 5 10 एंड 9 19 1, तो 3 3 एंड 9 3 9 12 एंड 2 14 1 3 349 बाय 3। ठीक है, कैलकुलेशंस करते रहेंगे बाद में। तो उसके बाद अपने पास क्या चाहिए, अपने को चाहिए बेटा क्या क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या चाहिए अपने को चाहिए बच्चे करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर कितना आएगा बेटा, करेक्शन फैक्टर था आपका जी स्क्वायर बाय एन। जी कितना था, जी क्वेश्चन में चेक करो, जी है आपका 32.5, तो जी आया आपका 32.5 का स्क्वायर। टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज है अपने पास 12, चेक करो 3 टोटल वैल्यूज अपने पास 12। तो करेक्शन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे साइड में मैंने लिख रखी है, हालांकि आपको एक एलसी यूज करना पड़ेगा, तो ये 88.02। ठीक है, तो इसी तरह टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या आया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या था आपका, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स था बेटा आपका RSS माइनस CF। अब RSS कितना है, RSS है आपका 408.25, 408.25 माइनस 88.02 एंड इट्स कम्स आउट टू बी बेटा 320.23 फाइन। इसके बाद अपने क्या करना है, इसके बाद आपने निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए मैंने यहाँ सम ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना, जस्ट सम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मत लिखो, नाउ करके लिख लो T1 स्क्वायर और एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिगर कितनी आई थी, वो फिगर थी अपने पास 349.25 बाई 3 माइनस करेक्शन फैक्टर। ओके, तो ये चीज़ बच्चे आ रही है अपने पास 28.39। वंस अगेन आई रिपीट कि यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फिगर है कैलसी से आपको करनी पड़ेंगी, सिंपल कैलकुलेटर मोर और लेस आपको अलाउड होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपकी बनेगी कैसी, अनोवा टेबल। अनोवा टेबल क्या बोलती है बेटा, अनोवा टेबल बोलती है सोर्स ऑफ वेरिएशन आप सबसे पहले लिखेंगे,
पहला कॉलम किसका है, सोर्स ऑफ वेरिएशन का, दूसरा किसका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, फिर क्या है, सम ऑफ स्केयर्स का, फिर क्या है, मीन सम ऑफ स्केयर्स का, और लास्ट कॉलम किसका होता है, एफ का। फाइन। पहली रो किसकी है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल रो डाल दें। पहली रो किसकी है, पहली है आपकी ट्रीटमेंट, दूसरी कौन सी होती है, एरर, और लास्ट कौन सी होती है बेटा, लास्ट होती है आपकी टोटल। ओके, चलिए अब ऊपर चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने ट्रीटमेंट है अपने पास, ट्रीटमेंट है बेटा अपने पास 4, 1 2 3 4। फाइन। तो 1 2 3 4 का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, मैंने क्या बोला, एक कम करके, 4 - 1 इज 3। टोटल वैल्यूज कितनी थी अपने पास, टोटल वैल्यूज यदि आपने ध्यान दिया तो 12 - 1 इज 11। और ये एरर का निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, आप इसमें से सिंपली ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रहेगा, ये 11 - 3 इज 8। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई आपके पास, 8। अब सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट वाला कितना था बेटा आपके पास, ये था आपके पास 28.39। टोटल कितना है, 320.23। फाइन। कितना ये, 320.23। ये वाली फिगर कैसे निकालेंगे आप, ये वाली फिगर निकलेगी आपकी 320.23 माइनस 28.39। कितना आया, ये आ गया बच्चे आपका, मैं यहाँ से चेक करके लिख रहा हूँ, 291.84। तो ये आएगा आपका, मैं इसको साफ ही कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया कि कहाँ से आ रहा है ये। तो इसकी फिगर कहाँ से आ रही है, 291.84। फाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करने लगोगे तो ये फिगर आ रही है आपके पास 9.46, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी आएगी, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करने लगोगे तो ये फिगर आ रही है बेटा 36.48, 36.48। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि लिखने में मुझे आसानी हो जाए। तो ये जो आएगी, ये आएगी 36.48। अब एफ टेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था आपको, एफ टेस्ट के लिए मैंने बोला था कि जो बड़ा होगा ना उससे छोटे को डिवाइड करना है। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है 36.48 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 9.46। वैल्यू आई कितनी, वैल्यू आई 3.85। ठीक है। तो एफ कैलकुलेटेड, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी 38। एफ कैलकुलेटेड एट 38 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3.85। फाइन। तो अब क्या करना है, अब अपने को चाहिए कि हम इसकी टेबुलेटेड देखें। ठीक है। तो टेबुलेटेड के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, टेबुलेटेड के लिए अपने को जाना पड़ेगा टेबल पे। तो टेबल पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए अपने को, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए 3। पहले वाली कौन सी थी, 3। तो कॉलम तो डिसाइड हो गया अपना, कॉलम कौन सा है, कॉलम है अपना ये वाला। ठीक है। कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो कॉलम तो हो गया ये वाला। फाइन। तो कलर चेंज करते हैं। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई ये, और दूसरी कितनी है अपनी, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 8। तो 3 के 8 पे जाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 4.066। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को टेबुलेटेड कितना आया, एफ टेबुलेटेड आया, फिर से देख लो एक बार, 4.066। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ टेबुलेटेड इज, F tabulated is 4.066. So I can say F tabulated is greater than F calculated. Hence, null hypothesis is accepted. Null hypothesis is accepted. Hence, there is no significant difference. There is no significant difference between जो भी आपका कहें वेराइटीज। ठीक है। तो
क्वेश्चन के स्टेप एक बार फिर से देख लो, हालांकि मैंने फर्स्ट पेज पे भी लिखवाए हुए हैं। आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जो भी ये मैंने लिखा हुआ है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेपर का क्लास के एंड के बाद उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस भी होंगे, तो यदि आप वो 2 या तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। यदि आपको सॉल्यूशंस आपके हो जाते हैं तो बेस्ट हैं। यदि आप उसमें कोई दिक्कत फेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और यदि आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अपने कमेंट्स में लिखते हैं कि आपको इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, तो वी विल बी हैप्पी to provide you that video also. तो now we will do move towards question number 2। तो ये क्वेश्चन वो था बेटा जहाँ पे अपने पास क्या बोलते हैं, हम लोगों ने कहा कि दिस इज ए बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हर एक वैरायटी को आपने क्या दिया है, हर एक वैरायटी को आपने एक जैसा ट्रीटमेंट दिया, सभी को आपने 4-4 दिए हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े स्टेप्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे और यदि कोई कमी रह गई होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेप्स तो सभी के सेम है, स्टेप्स में तो आप कोई दिक्कत मानिए ही मत, ठीक है। तो एक चीज तो आप मान के चलना कि यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो सबसे बड़ा काम जो आपने करना होता है कि आपको करने कोशिश करनी चाहिए कि आप इसका चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन वाला काम कर लें। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फिगर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 18 है, 19 है, 20 है, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, सभी को आप चेक कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी की सभी फिगर्स बच्चा 14 से 20, 13 से 20 के बीच में लाई कर रही हैं, अग्रीड। अब क्योंकि सभी की सभी फिगर्स 13 से 20 के बीच में लाई कर रही हैं, तो आप चाहें तो कोई बीच का फिगर ले सकते हैं 14 या 15 टाइप से, बट कोशिश करो कि ना थोड़ा ऐसा फिगर ले लो कि तुम्हें नेगेटिव का झंझट ना पड़े, क्योंकि नेगेटिव के झंझट में दिक्कत ही पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कितने प्लॉट है मेरे पास, मेरे पास प्लॉट तो कितने हैं, 3, इसके 3, 4, 5, मतलब टोटल मिला के मेरे पास 12 प्लॉट्स हैं। डन। ए मैंने कितने पे अप्लाई किया हुआ है, ए मैंने अप्लाई किया 3 पे, बी अप्लाई किया मैंने 4 पे, और सी अप्लाई मैंने कितनों पे किया है, सी अप्लाई किया है मैंने 5 पे। फाइन। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे सबसे पहले इनके टोटल्स करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक ए से शुरू करता हूँ, और ए का फिगर्स क्या है, मैं पहले एक काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम, क्या लिखें, subtract 12 from each digit। आप हर एक डिजिट से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ए का शुरू करते हैं। ए की कितनी वैल्यूज हैं बेटा मेरे पास, ए की वैल्यूज है मेरे पास, थोड़ा सा करते हैं इधर, ए की वैल्यूज है मेरे पास 2, 4, 6, 12 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हाँ या ना। अच्छा, इसके बाद स्केयर करेंगे इसे, x1 कर लो, चलो x1 स्केयर क्या हो जाएगा बेटा, x1 स्केयर भी यहीं कर लो, 4, 16, 36। क्यों, क्योंकि आपको RSS निकालना है, और RSS के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, आप साथ की साथ करते हुए चलो। अब इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आने वाला है बेटा, x2 में, x2 में मुझे मिलेगा 2, 1, 3 एंड 10। फाइन। अब और क्या बना लें, अब बना लेते हैं हम x2 स्केयर। जब x2 स्केयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x2 स्केयर बनाएंगे तो ये आएगा 4, 1, 9 एंड 100। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका ट्रीटमेंट है आपका सी। सी ट्रीटमेंट में x3, x3 में क्या क्या है, x3 में बच्चे आपके पास 6, 4, 7, 7 एंड 8। अब x3 स्केयर भी कर लो भाई, चाहिएगा ना RSS के लिए, 36, 16, 49, 49 एंड 64। अब एक काम कर लो बेटा, इन सभी कॉलम्स के कर लो टोटल, ठीक है। कॉलम्स के टोटल करने के बाद उनको आसानी से जोड़ पाएंगे। तो ये हो गया आपका 12, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइड में किए हुए हैं, तो मैं वहाँ से एक बार क्रॉस चेक भी करता रहता हूँ, हालांकि बट ना भी करें तो कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़ी कैलकुलेशन होती ही नहीं है। तो ये किसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, इसका आ रहा है अपना 56। इसका कितना हो गया बेटा, 3, 3, 6, 16। फाइन। इसकी फिगर्स कितनी है, 5, 14 एंड 114, ठीक है। ये कितना हुआ, 10, 10, 17, 70, 24 एंड 8, दिस इज 32। ओके। इसके बाद क्या आ रहा है, सोच के बताओ, इसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है टोटल 6, 6, 6, 12, 12, 12, 12 एंड 18,
12 एंड 18 हो गया 30, 34, 34, 3, 6, 7, 7 एंड 11 एंड 21, 214। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करें, पहले सबसे पहले चलो ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। ग्रैंड टोटल निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि करेक्शन फैक्टर के लिए चाहिए ही चाहिए। 12 प्लस 16 प्लस 32, हाँ जी, ये आपका ग्रैंड टोटल आ गया। तो ग्रैंड टोटल कितना आया बेटा आपका, बताओ जल्दी से। यही है ना, पहले कॉलम का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल, तीसरे कॉलम का टोटल। तो कितना हो गया बेटा, ये 28 और 60 हो गया, है ना। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद चाहिए अपने को करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या बना, करेक्शन फैक्टर बना मेरा जी स्क्वेयर बाई एन। जी स्क्वेयर का मतलब 60 का स्क्वेयर। एन कितना हुआ बेटा, मैंने ऊपर बताया था आपको, एन है आपका 3, इस 3 वैल्यूज इसके अंदर हैं। कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर, इसके अंदर है आपकी 3 वैल्यूज। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं और इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। तो कितनी वैल्यूज है टोटल अपने पास, अपने पास टोटल 12 वैल्यूज हैं। डन। तो 60 स्क्वेयर बाय कितना, 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 300। फाइन, तो करेक्शन फैक्टर आ गया आपका 300। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद बनाना है आपने आर एस एस। आर एस एस क्या होगा बेटा, रॉ सम ऑफ स्क्वायर्स। आपके पास किया हुआ है 56 प्लस 114 प्लस 214, स्क्वायर्स के टोटल ही तो करने हैं, हाँ या ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, 6 4 10 4 14, 14, 1 2 3 एंड 5, 8 एंड 3, दिस इज कम आउट टू बी 384। तो 384 के बाद क्या निकालना है अपने, अपने निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आर एस एस माइनस सी एफ। क्या हो गया बेटा, 384 माइनस 300 दैट इज 84। फाइन, तो उसके बाद अब क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। क्या था बेटा, ये था आपका t1 स्क्वायर बाई n1 प्लस t2 स्क्वायर बाई n2। कितने ट्रीटमेंट थे, 3 थे ना, t3 स्क्वायर बाई n3 माइनस सी एफ। ओके, तो t1 कितना था, t1 था आपका 12, t1 था आपका 12, 12 था ना। t1 का मतलब क्या था, मैंने क्या कहा था, पहले कॉलम का टोटल। तो ये आपका t1 है, t2 कितना है 16, t3 कितना है 32। तो यहाँ पे वैल्यूज डालो। t1 कितना था आपका, ये था आपका 12, 12 का स्क्वायर, कितनी वैल्यूज थी इसमें, 3 थी। ठीक है, T2 कितना देखा था हमने, T2 हमने चेक किया था तो वो था अपने पास 16। तो 16 का स्क्वायर वैल्यूज कितनी है 4। और इसके बाद कितना है बेटा, उसके बाद है शायद 32, 32। डन, 32 का स्क्वायर और वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज थी अपनी 5। करेक्शन फैक्टर कितना निकला हुआ ऊपर, करेक्शन फैक्टर निकाल के आए हम 300। जब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं कैलसी से, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है आपकी 16.8। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद बनानी है आपने अनोवा टेबल। तो अनोवा टेबल जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, चलो सबसे पहले ना थोड़ी शेप सी कर लेते हैं। शेप कैसी होती है, सबसे पहला एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसके बाद एक और स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक बॉक्स सा तो बना ही लेते हैं। और उसके बाद बाकी इतना टाइम नहीं लगा पाएंगे। तो पहला चीज़ क्या होती है बेटा, पहली चीज़ होती है आपकी सोर्स ऑफ, पहली चीज़ क्या होती है आपकी सोर्स ऑफ वेरिएशन, हाँ या ना, सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, पहला बोला था आपको क्या होता है इसमें, पहला होता है आपका ट्रीटमेंट। डन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका एरर। और लास्ट क्या रहता है आपका, लास्ट रहता है आपका टोटल। सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं हम, सेकंड कॉलम में लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने ट्रीटमेंट है अपने पास, 3 ट्रीटमेंट थे, तो 3 ट्रीटमेंट में से घटाऊंगा तो कितना रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी बेटा मेरी 2, हाँ या ना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गई मेरी 2। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने के बाद आगे क्या करें, अब इसके अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, टोटल वैल्यूज कितनी थी, 12 थी ना, 12 में से एक कम करूंगा तो कितना रह गया 11। एरर की कितनी रहेगी बच्चे, मैंने क्या था 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 9। उसके बाद क्या लिखा था मैंने, एस एस सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ट्रीटमेंट का कितना है बच्चा 16.8, ट्रीटमेंट का कितना है 16.8। ठीक है, उसके बाद टोटल का कितना है,
टोटल का है आपके पास 84, ठीक है। तो एरर का कैसे निकलेगा, एरर का निकलेगा 84 माइनस 16.8, तो ये आया आपका 67.2। नेक्स्ट लाइन में क्या आता है, नेक्स्ट लाइन में आता है आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है बेटा, 16.8 बाई 2 दैट इज 8.4। ये कितना आया, 67.2 बाई 9, ये हो गया बेटा आपका 7.467। ओके, अब ये तुम ध्यान दोगे ना, तो पिछली बार किसका बड़ा था, पिछली बार एरर का बड़ा था एमएसएस, और इस बार किसका बड़ा है एमएसएस, इस बार ट्रीटमेंट का बड़ा है। और एफ किस कैसे निकालते हैं, एफ हमेशा क्या करता है भाई, एफ के लिए बड़ी वैल्यू को छोटी से डिवाइड करना होता है। ये बात की थी ना मैंने क्लास की शुरुआत में, एफ टेस्ट के लिए। तो ये कितना आया बच्चे, ये आया आपका 1.125, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इसके बाद थोड़ा सा यदि मैं आगे करूं तो एफ कैलकुलेटेड कितना आया, आगे कर लेते हैं चलो। एफ कैलकुलेटेड बना मेरा 1.125। तो एफ टेबुलेटेड कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका 2,9। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए चले टेबल पे, ठीक है। तो टेबल पे जा रहे हैं, टेबल बच्चे जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, ये कर रखी है 5% लेवल की। तो यदि आपको 1% की या 10% की चाहिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये टेबल बिल्कुल आपको अलग मिलेगी। 2%, 1% की अलग होगी और 10% की अलग होगी। तो आपको जिस टेबल, वैसे तो जो पेपर हम जो देखते हैं ना, मोस्टली कुछ पेपर्स में क्या होता है कि मोस्टली पेपर्स के अंदर आपका जो फिगर होती है, आपकी जेड वैल्यू होती है, वो जनरली मोर और लेस आपको दी हुई होती है। फिलहाल इस पे ध्यान दो। तो अपने पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, 2 और 9 था। कितना था बेटा, अपने पास था 2,9। तो 2,9 होने की वजह से ये अपना 2 है। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर रहेगी, तो यहाँ पे कितनी रहेगी आपकी 2, और ये नीचे कितनी आ गई, ये होगी अपनी 4.459। फिर से देख लो ये कितनी आई आपकी, सॉरी 4.256, 4.256, 4.256। चेक करो एक बार, टेबुलेटेड आई आपकी 4.256। तो हम क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड इज लेस देन, कैलकुलेटेड इज, calculated is less than tabulated, hence accept null hypothesis, that is there is no significant difference between the treatments। अच्छा मुझे ना कुछ डाउट सा हो रहा है, एक बार मैं इस क्वेश्चन 1 को चेक करना चाह रहा हूँ, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, पता नहीं, मुझे दिमाग में कुछ ऐसा सा आ रहा है जैसे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें। तो चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम थी इसकी बेटा 8.3 थी। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने रखा था, देखो यही तो दिक्कत लग रही थी मुझे, इसीलिए मुझे करते करते ध्यान आया, क्योंकि आपने डिवाइड किससे किया था, आपने डिवाइड किया था इसको, इसका मतलब बच्चे मुझे इसकी वैल्यू चेक करने में दिक्कत कर गलत कर दिया है मैंने इसको। आपने डिवाइड किया था एरर को उससे, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी इसमें 8.3। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो क्या आएगी, वो 3.8 ना आगे क्या आएगी, ये आएगी आपकी 8.3, ठीक है। तो ये आएगी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 8,3, 8,3। तो टेबल अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि गलत से तो बेटर है कि हम एक बार फिर से ठीक कर लें। तो 8,3 की टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है बेटा, 8,3 है आपका 8, ये है फाइन, 8 ये है, और इसके ऊपर 3 कितना आ रहा है 8.845। तो देखो सारा रिजल्ट उल्टा हो गया उसमें, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका टेबुलेटेड आ रहा है इसमें 8.845। हालांकि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर भी हमें क्या करना चाहिए, जो है फिगर एग्जैक्ट समझने की कोशिश कर लो, कि जो फ्रंट आएगा वो हमने रो में देखना है, 3.8 और 8.3 की वैल्यू में फर्क होता है, दैट्स इट। तो 8 ऊपर था, तो हमें जो कैलकुलेटेड यहाँ पे इस फिगर को हमने गलत लिख दिया था, रिजल्ट तो हमारा फिर भी ठीक था, बट फिर भी गड़बड़ ना हो। और आपने क्या ध्यान देना है कि जो आपने कैलकुलेशन कर टेबल देखनी है, वो जो
जिस जो चीज़ ऊपर रखी गई है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखेंगे रो अपने कॉलम में, और जो नीचे है उसको देखेंगे आप रो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ना फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अब जिसका यदि आपको ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो मटेरियल हमारा है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक का भी क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इन केस यदि आपको इसके जो दो या इसके बाद हम इसमें 3 to 4 क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। इन केस मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि यदि आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपको करने में दिक्कत आती है, यू कैन मेल अस and we can share made a video for you, or you can just, if you are facing a problem in just 1 to 2 steps, you can even call us, mail us, and we will respond you positively. Okay, so please watch our channel and just subscribe it। और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसमें स्टैटिस्टिक्स की अच्छी जितनी भी पॉसिबल वीडियोस होती हैं सभी की सभी वीडियो स्टैटिस्टिक्स की डालना चाहेंगे। ये फिलहाल हम लोग स्पेशली अभी शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं, ये लोग हम बीसीए के सिलेबस के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, और इस पर मैं बीसीए के हिसाब से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बीसीए का तो हो ही जाएगा ना कवर, उसमें टॉपिक्स फिलहाल मैं बीसीए के कवर कर रहा हूँ। तो फिलहाल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच इट। थैंक यू, वी विल सी यू।